हेलो एसएससी एस्पायरेंट, जैसा कि सभी को पता है कि आप लोगों के लिए यहाँ पर हम आपको इंग्लिश का, जीके का और स्टैटिक का जो मैराथन है वो करवा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी आपको क्लासेस चाहिए, जितनी भी करवाते हैं, वो सारी जो क्लासेस हैं एसएससी एमटीएस 2023 इंपॉर्टेंट क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। जिस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इसी तरह की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहने वाले हैं, बाकी बातें जो है वो बाद में होंगी। और ये जो क्लास होने वाली है प्रीवियस ईयर बेस्ड है, पूरी तरह से मॉक टेस्ट। तो आपको बस इतना करना है कि आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। देखेंगे कि किस तरह से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, जो कि एमटीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखना, आप जब पूरा एक भी वीडियो स्किप नहीं करना है, सारी बातें ध्यान से सुननी है। इसके साथ साथ ही आपको वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन था कि वर्ष 2009 में 15वीं लोकसभा किससे विपक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर देखिए, विपक्ष का नेता पूछा गया था 15वीं लोकसभा का, जो कि 2009 के टाइम पर। तो 2009 की अगर बात करें तो जो 15वीं लोकसभा थी उसमें जो विपक्ष के नेता थी तो वो थी सुषमा स्वराज, जो कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुषमा स्वराज 2009 में विपक्ष की नेता बनी हुई थी लोकसभा चुनाव के अंदर। एक बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कितनी लोकसभा अभी तक 2019 तक समाप्त हो चुकी हैं। तो 17वीं लोकसभा चले, यानी 17 लोकसभा यहाँ पर हो चुकी हैं। तो ये अगर पूछा जाए कि कितनी लोकसभा हो चुकी है, तो 17वीं लोकसभा आपकी पूरी हो चुकी है संविधान के अंदर। बाकी अगर बात कर लें सुषमा स्वराज की, तो सुषमा स्वराज क्या है कि ये दिल्ली की सीएम भी रह चुकी हैं। अगर ये पूछा जाए तो सीएम भी रह चुकी हैं। इसके साथ साथ क्या था कि 1970 से लेकर के 1982 तक जो है हरियाणा की विधायक भी रही हुई हैं 2 बार। तो ये भी पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ अगर कभी ये पूछा जाए कि सबसे कम उम्र की जो कैबिनेट मंत्री रही हैं वो भारत की कौन है, तो उसका भी राइट आंसर सुषमा स्वराज हो जाएगा। सारे फैक्ट अगर नहीं याद रखते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है, सारा कुछ लिखते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मा कांची बोटला, जिनका निधन अप्रैल 2020 में अमेरिका में हो गया था, किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। तो अगर ब्रह्मा कांची बोटला की बात करें कि इनका संबंध किस फील्ड से, इनका क्षेत्र पूछा गया था, तो ऑप्शन जो डी दिया हुआ है पत्रकारिता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो कि यूएसए के पत्रकार थे और तेलुगु कम्युनिटी के लिए लिखने के लिए ये पॉपुलर थे, यानी ये तेलुगु कम्युनिटी के लिए लिखते थे यूएसए के अंदर। तो ये अगर पूछा जाए कि जो ब्रह्मा कांची बोटला थे, ये किस कम्युनिटी के लिखने के लिए प्रचलित थे, तो तेलुगु के लिए थे। यूएसए के जर्नलिस्ट रहे हुए हैं, यानी कि इनका जो संबंध है वो पत्रकारिता से रहा हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे तीसरा है कि क्रिकेट के खिलाड़ी जो हैं बेन स्टोक निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते थे, यानी किस देश के खिलाड़ी अगर किसकी बात करी जाए, तो पहली चीज़ तो जो ये बेन स्टोक हैं ऑलराउंडर हैं, यानी कि ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक हैं। ये किसी स्पेशल आपके पार्टिकुलर फॉर्म के लिए नहीं खेलते हैं, ऑलराउंडर हैं। इनका देश पूछा गया था कि इनका जो संबंध है वो किस देश से है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर इसका था, यानी कि ऑप्शन जो सी है, इंग्लैंड से इनका संबंध है। और अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि जो आईपीएल होता है, आईपीएल के अंदर जो है किस टीम के लिए खेलते थे, तो सीएसके जो दिया हुआ है, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए खेलते रहे बेन स्टोक। और आईपीएल की शुरुआत की अगर बात कर ली जाए तो 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी। इसके साथ साथ एक नाम और है जो यहाँ पर पूछा जा सकता है, जो कि शेन वॉर्न है। शेन वॉर्न की मृत्यु भी हो चुकी है, तो शेन वॉर्न का कई बार पूछ लेते हैं कि शेन वॉर्न का संबंध किस देश से। तो शेन वॉर्न की बात करें तो उसका राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यानी शेन वॉर्न जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते रहे, कप्तान रहे हुए थे राजस्थान रॉयल्स टीम की आईपीएल के अंदर, जो कि 2018 में पहली बार होता है और जिसके विजेता भी बने हुए थे शेन वॉर्न, क्योंकि राजस्थान जो रॉयल्स टीम थी वो पहली बार आईपीएल जीती हुई थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये पीडीएफ जो आप लोगों के लिए तैयार की गई है 2023 के अंदर जितने भी एसएससी एग्ज़ाम हुए हैं, सभी एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ है। जीके जीएस की एक्स्ट्रा फैक्ट एक्सपेक्टेड इतने लगाए गए हैं कि आप एसएससी एमटीएस या फिर दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम देते हैं तो आपको डिट्टो वही क्वेश्चन यहाँ से आपको 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपकी 2023 के तीनों जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सभी की कंबाइंड पीडीएफ कर दी गई है, अलग अलग सबकी बनी हुई है सभी शिफ्टों की। और इसका जो कॉम्बो प्राइस है वो 49 रुपीज़ रखा गया है। सिंगल एग्ज़ाम की मिल जाती है 25 रुपीज़ में। जो लोग परचेज़ कर चुके हैं उन्हें कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों को परचेज़ अभी भी करना है या नहीं किया हुआ है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर आकर परचेज़ कॉन्टैक्ट करके परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे क्या है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है कि देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने किसको हराया हुआ था। तो सबसे पहले तो देवराय की बात करें तो जो देवराय की लड़ाई थी वो 1659 यानी 1659 में देवराय की लड़ाई लड़ी जाती थी, जो कि उत्तराधिकार की लड़ाई थी, यानी कि उत्तराधिकार के लिए लड़ी गई थी, जिसमें कि देवराय की जो लड़ाई थी वो यहाँ पर लड़ी गई थी दारा शिकोह के बीच में और औरंगजेब के बीच में। तो यहाँ पर ये पूछा है कि औरंगजेब ने किसको हराया था, तो सिंपल सी बात है, यानी कि ऑप्शन डी जो यहाँ पर है दारा शिकोह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा अच्छा है, देखिए जियोग्राफी से सॉरी इकोनॉमिक्स से, प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार वाक्यांश को निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने लोकप्रिय बनाया हुआ। तो देखिए ये स्लोगन था कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक की उसकी आवश्यकता के अनुसार जो है किसका स्लोगन है, तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर दिया हुआ है कार्ल मार्क्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर स्लोगन सभी को याद है तो अब आपको ये बता देना, जिसको याद हो थोड़ा सा भी अगर बता सकता है कि क्या था, कि अब्राहम लिंकन का स्लोगन क्या था। अगर थोड़ी भी पढ़ाई की होगी तो अब्राहम लिंकन का जरूर पता होगा, तो अब्राहम लिंकन का बता देना है कि उन्होंने क्या स्लोगन दिया हुआ था। नेक्स्ट ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है कि आमतौर पर किस अवधि में पृथ्वी से कॉन्ड्राइटिस जो उल्कापात होता है दिखाई देता है। तो अगर कॉन्ड्राइटिस अगर उल्कापात की बात करें कि ये किस महीने में दिखाई देता है, तो ऑप्शन ए दिसंबर जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दिसंबर जनवरी में ये दिखाई देता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है कि अगर आप लोगों को बाकी सारी अपडेट चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाना है। साथ ही साथ एक MTS के लिए स्पेशल ग्रुप अलग से बना दिया गया है, जिसमें कि केवल MTS के लोग होंगे, तो उसका भी लिंक वहीं पर दिया हुआ है, तो उससे भी जुड़ जाना है। बाकी जो चैनल के मेन ग्रुप्स हैं उनसे तो सभी को जुड़ ही जाना है। बाकी अगर वीडियो यूज़फुल लग रही हो तो लाइक शेयर और कमेंट करे बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना। और जो लोग SSC MTS 2023 का जो ग्रुप बना हुआ है अलग से सेपरेट, उसमें जितने लोग हैं तो उनको लोगों को ज़रूर कमेंट करना है। 60 लोग जुड़े हुए हैं और मैं 60 कमेंट और लाइक मैं बिल्कुल चेक करने वाला हूँ, तो इतना सभी को कर देना है। बाकी अब आगे क्वेश्चन में आ जाएंगे। क्वेश्चन ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य परिषद में प्रतिनिधित्व है। तो यहाँ पर देखिए यूटी की बात की गई है कि कौन सा यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश जिसका राज्य परिषद में प्रतिनिधित्व है। तो यहाँ पर अगर राज्य परिषद की बात करें तो ऑप्शन तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है पांडिचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर राज्य जो आपकी विधानसभा और विधान परिषद होती है, अगर उन राज्यों की बात करें तो भारत के कुल 6 राज्यों में, जिसमें कि पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक है। तो ये 6 राज्य हैं, जिसको पहले से याद है वो लोग कमेंट कर सकते हैं कि 6 राज्य कौन कौन से हैं, जो कि दोनों हैं विधानसभा और विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महीने में पृथ्वी से लाइरिट्स नाम का उल्कापात दिखाई देता है। तो अगर लाइरिट्स की बात करें कि लाइरिट्स का जो उल्कापात होता है वो किस महीने में दिखाई देता है, ऑप्शन आपके चारों दिए हैं। बाकी जो लोग दे रहे हैं एग्ज़ाम आप ये टेस्ट, उनको यहाँ पर कमेंट भी कर देना, अपना स्कोर ही एटलीस्ट कमेंट करिए कि आप लोग कितने इसमें सही अटैम्प्ट कर पाए, कितने क्वेश्चन पहले से पता था, तो स्कोर कर देना है। चारों ऑप्शन दिए हुए हैं लाइरिट्स उल्कापिंड के नाम से, तो ऑप्शन सी यहाँ पर अप्रैल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आसान है, देखिए अगर थोड़ा भी सोचेंगे कि अग्रणी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड किस समूह से संबंध रखती है। तो अगर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो यही वो कंपनी है जिसने कोविड-19 के दौरान जो है वैक्सीन बनाई हुई थी कोरोना की। देखिए अंबानी समूह तो अलग आ जाता है, ये आपका टेलीकॉम कंपनी से संबंधित है। ऑप्शन जो बी दिया हुआ है साइरस पूनावाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से यहाँ पर संबंधित है। अडानी समूह सभी को पता ही है, यहाँ पर ग्रीन एनर्जी वगैरह में इनका इन्वेस्टमेंट है। और टाटा समूह भी सभी को पता है कि टाटा के स्टील वगैरह जो भी आता है। तो यहाँ पर थोड़ा भी देखते तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त करने वाली नवीनतम भाषा कौन सी है। तो कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत की, अगर ये याद आता है तो पहले जाकर ये कमेंट कर दो, मैं तो बताने वाला हूँ। और यहाँ पर सबसे नवीनतम भाषा पूछी गई, तो सबसे अगर नवीनतम भाषा अगर ऑप्शन को देखते हुए देखेंगे तो ऑप्शन जो ए दिया हुआ है यहाँ पर उड़िया राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे नवीनतम भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत रखा गया और 2014 में इसको जोड़ा गया था। और भारत की कुल शास्त्रीय भाषाओं की अगर संख्या की बात करें तो 6
6 होती हैं कुल शास्त्रीय भाषाएं। वहीं पर अगर बात करें, कई बार ये पूछा गया कि सबसे पहली जो है वो भाषा कौन सी है शास्त्रीय भाषा, तो सबसे पहली जो होती है वो तमिल भाषा रही हुई है, यानी कि जो सबसे पहली है वो तमिल है, जो कि 2004 के अंदर जोड़ी गई थी। तो सबसे पहली तमिल है जो कि 2004 के अंदर जोड़ी गई। सबसे आखिरी उड़िया भाषा है, 2014 में जोड़ी गई। उसके बाद 2005 आता है और 2005 के अंदर जो है संस्कृत भाषा को जोड़ा गया था शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत। उसके बाद अगर यहाँ पर बात कर लेंगे हम, कन्नड़ आपका दिया हुआ और तेलुगु, ये दो भाषाएं हैं कन्नड़ और तेलुगु, इनको 2008 में जोड़ा गया था। और इसके साथ साथ आपकी जो भाषा एक बचेगी जाके, आपकी संस्कृत हो गई, तमिल हो गई, उड़िया हो गई, कन्नड़ तेलुगु हो गई, एक आपकी 6 में से बची हुई है 5 भाषाएं, एक होती है मलयालम। मलयालम एक बची हुई है। मलयालम की बात करें कि मलयालम कब जोड़ी गई, तो मलयालम जो है 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मलयालम को दिया गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड पूछा गया, यह बुक का नाम आया हुआ। देखिए हर शिफ्ट में 1 से 2 बुक जरूर देखने को मिलेंगे, तो बुक और ऑथर का जो पूरा वीडियो है वो इसी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है मैराथन टाइप का, तो पूरा देख डालना है, उससे बुक जरूर मिल जाएंगी। तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड की अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर डी यानी कि श्री अरविंदो राइट आंसर हो जाएगा, जिनकी पुस्तक का नाम न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 8 अजूबों की सूची में प्रकाशित कि इनमें से कौन सा भारतीय स्मारक शामिल है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा भारतीय स्मारक शामिल है, तो देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पर शामिल है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सरदार पटेल की मूर्ति है। ये सरदार पटेल की मूर्ति है जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। और 31 अक्टूबर को यूनिटी डे भी मनाया जाता है, जो कि वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर होता है। कहाँ पर बना है इसकी बात करें तो ये केवड़िया द्वीप पर बना हुआ है, गुजरात के अंदर नर्मदा नदी के तट के किनारे, जो कि सरदार सरोवर डैम से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सारे फैक्ट जितने में याद रखना है, क्योंकि फैक्टफुली क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्धा नदी निम्न में से किस नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। तो अगर वर्धा नदी की बात करें कि किस नदी प्रणाली की नदियों में से एक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है सी गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गोदावरी इसका है, वर्धा नदी का एक प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही साथ गोदावरी की बात करें कि इसका उद्गम कहाँ पर होता है, तो अगर उद्गम स्थल की बात करें तो नासिक की जो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से निकलती है गोदावरी नदी। वहीं अगर कृष्णा नदी के उद्गम की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ियों से निकलती है। तो महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ भी याद रखना है, क्योंकि कृष्णा और गोदावरी नदी जो होती हैं इनका मोस्टली पूछा जाता है। महानदी पता है छत्तीसगढ़ से संबंधित है, गंगा को सभी को पता है, उत्तराखंड के गोमुख हिमनद से इसका जो होता है उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रोग लीशमैनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। तो यहाँ पर प्रोटोजोआ से पूछा गया कि जो प्रोटोजोआ होता है इसके कारण से कौन सा रोग होता है। तो अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पर ऑप्शन जो बी दिया हुआ है कालाजार राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रोटोजोआ के कारण होने वाला एक रोग है। देखिए सभी को समझ में आ रहा होगा, यूजफुल भी लग रहा होगा, तो बस लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि जो आदि कवि पंपा हैं ने अपनी रचनाएं किस भाषा में लिखी हुई हैं। तो आदि कवि अगर पंपा की बात करें तो ये कन्नड़ भाषा से संबंधित कवि रहे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन सी कन्नड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि किशन गंगा नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। तो अगर किशन गंगा नदी की यहाँ पर बात कर ली जाए तो ऑप्शन जो बी दिया हुआ है झेलम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर की एक नदी है, और जो है किशन गंगा नदी झेलम नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि श्री विलीपुथुर हाथी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। तो अगर हाथी अभयारण्य के बारे में कभी भी पढ़ा होगा तो सभी को पता होगा कि हाथी अभयारण्य ज़्यादा नहीं है भारत के अंदर, जितने भी हैं तमिलनाडु में 1-2 मिलते हैं। तो देखिए अगर वैसे भी ऑप्शन में तमिलनाडु मिला करें हाथी अभयारण्य के लिए तो तमिलनाडु ही लगा देंगे। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर तमिलनाडु राइट आंसर है, जहाँ पर जो है श्री विलीपुथुर हाथी अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम का कौन सा समुदाय पारंपरिक लोक नृत्य चू फाट से संबंध रखता है। देखिए सिक्किम का नृत्य सबसे पहले तो ये नृत्य याद रखना है, नाम
चू फाट जो होता है ये कई बार पूछते हैं किस राज्य से संबंधित है, तो भारत का जो उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम आता है उससे इसका संबंध है। और यहाँ पर ये पूछा है कि यहाँ पर आपका किस समुदाय से संबंधित है, किस समुदाय के लोग करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर चारों दिए हुए हैं। तो ऑप्शन जो सी दिया हुआ है लेप्चा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेप्चा इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो कि इसके द्वारा चू फाट नृत्य किया जाता है। इसके साथ साथ जो है आपका एक मुखौटा नृत्य भी काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से नासा के मानव मिशन के लिए स्पेस एक्स के द्वारा कौन सा अंतरिक्ष यान बनाया गया है। तो अगर अंतरिक्ष यान की बात करें तो देखिए नासा जो है वो भारत के अंतरिक्ष जो एजेंसी होते हैं, स्पेस एजेंसी है भारत की। नासा की बात करें भारत की वो हो गया, भारत की इसरो है। और आपकी नासा की बात करें तो ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसके साथ साथ बात करें कि स्पेस एक्स के द्वारा इसने कौन सा, स्पेस एक्स कंपनी ने अंतरिक्ष यान बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अब स्पेस एक्स की बात करें तो ये वो है जो कि एलन मस्क के द्वारा बनाई गई कंपनी है और जो कि भारत विश्व के सबसे अमीर इंसान है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है क्रू ड्रैगन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नासा के मानव मिशन के द्वारा शुरू किया गया स्पेस ड्रैगन के द्वारा बनाया गया अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने वाले नासा के कार्यक्रम का क्या नाम है। यहाँ पर आपका प्रोग्राम का नाम पूछा गया, जिसके तहत क्या है कि 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और जो है अगला पुरुष उतरने वाला होगा। ये नासा का ही कार्यक्रम है, नासा बता चुके हैं कि ये स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। तो यहाँ पर बात करें 2024 की तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी आर्टेमिस राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम जो करंट अफेयर की दृष्टि से, तो यहाँ पर आर्टेमिस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों और कर्तव्यों का वर्णन है। तो यहाँ पर देखिए यूपीएससी के बारे में पूछा गया कि उसका जो अनुच्छेद है संविधान के किस अनुच्छेद में आता है और किस भाग में आता है। देखिए पहले भाग की बात कर लें, अगर भाग पूछा जाएगा तो भाग 14 में आ जाता है। बाकी अनुच्छेद की बात करेंगे तो ऑप्शन जो डी दिया हुआ है अनुच्छेद जो 320 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस काल में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। देखिए अगर शुद्ध सोने के सिक्कों की बात की जाए कि किसके समय पर चलाए गए थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी जो है कुषाण काल हो जाएगा, यानी कुषाण काल में चलाए गए थे। और इन पर जो चित्र बने हुए थे, कभी ये पूछा जाए तो जो बैल होता है, बैल के साथ शिव होते हैं, शिव भगवान हो गया, बैल हो गया, इनके सभी के जो चित्र हैं वो बने हुए थे। साथ ही साथ त्रिशूल के भी चित्र बनाए गए थे सिक्कों के अंदर। और इसकी अगर स्थापना की बात करें किसने की हुई है तो कुजुल कटफेसिस राइट आंसर हो जाएगा, यानी कुजुल कटफेसिस ने कुषाण वंश की स्थापना की हुई थी। अंतिम अगर पूछ लिया जाए कि कौन था इसका शासक, तो वासुदेव जो द्वितीय था ये अंतिम शासक था यहाँ पर कुषाण वंश का। और कुषाण वंश के सबसे अगर प्रतापी राजा की बात करी जाए कौन रहा हुआ है, तो प्रतापी राजा के अंतर्गत आता है नाम कनिष्क का, यानी कि कनिष्क जो है प्रतापी राजा रहे कुषाण वंश के। और इनकी अगर पूछ ली जाए कि राजधानी क्या रही हुई है, तो इनकी दो राजधानी थी, एक तो मथुरा थी और दूसरी थी पेशावर। और इसकी जो टाइम पीरियड थी वो 15 ईस्वी से लेकर के 151 ईस्वी तक मानी जाती है यहाँ पर कुषाण काल का जो टाइम पीरियड हुआ है शासन काल का। तो ये सारे फैक्ट जो है इससे रिलेटेड याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतंजलि किस शासक के समकालीन थे। अगर पतंजलि की बात करें कि किस शासक के समकालीन थे, तो पतंजलि जो थे वो ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग जो थे इनके समय पर पतंजलि थे और पुष्यमित्र जो शुंग थे इन्होंने 185 ईसा पूर्व में जो है वो शुंग वंश की स्थापना की हुई थी। मौर्य साम्राज्य जो थे मौर्य काल के अंतिम शासक बृहद्रथ को मारकर। तो कई बार यही पूछा जाता है कि जो मौर्य थे, मौर्य के बाद कौन सा या शुंग से पहले कौन सा राजाओं का शासन था, कौन सा साम्राज्य था, तो वो शुंग से पहले मौर्य था। और उसका जो अंतिम शासक था मौर्य का बृहद्रथ थी, उसको मार करके यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना जो है मगध साम्राज्य पर कर दी गई थी। उनके जो समकालीन दरबारी कवि थे वो पतंजलि थे। यहाँ पर देखिए रिवर्स से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि जो डार्लिंग और मुर्रे नदी हैं किस देश से संबंधित है, तो इस देश से रिलेटेड कई बार पूछा जाता है।
और अगर डार्लिंग मुर्रे नदी की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड ऊपर भी क्वेश्चन बता चुके हैं कि शेन वॉर्न हैं जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी रहे हुए हैं, और अगर शेन वॉर्न की कभी बायोग्राफी पूछ ली जाए तो वो नो स्पिन होती है, कई बार नो स्पिन भी पूछी गई है। तो ये सारे जो है फैक्ट यहाँ पर याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्वे देश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है। तो नॉर्वे देश की बात कर लें तो ऑप्शन डी जो है ओस्लो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नॉर्वे देश की राजधानी है। तो देखिए, ये पूरा प्रयास किया है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट होती है कि पहली चीज़ तो लाइक कर देना है, शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना है। जो एसएससी एमटीएस स्पेशल बच्चे जुड़े हुए हैं उनको कमेंट करना है। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एमटीएस स्पेशल का ग्रुप भी अलग है, वहाँ से भी ऐड हो जाना है सभी को, ताकि ज़्यादा अपडेट मिल सके। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, इतना कुछ बोल रहे हैं। इसी तरह के आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी। आपको प्लेलिस्ट का नाम बता दिया गया है, एसएससी एमटीएस 2023 इंपॉर्टेंट क्लासेस। वहाँ पर इस तरह की अपडेट मिलती रहेंगी।